चलिए, तो आज शो में आपके सवालों के जवाब भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपके पोर्टफोलियो की पंचवर्षीय योजना यानी अगले 5 साल तक, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो अभी अपना पोर्टफोलियो या अभी अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, नज़रिया आपका 5 साल तक का है, तो किस तरह की रणनीति आपको अपनानी चाहिए? इस मुद्दे से शुरुआत करते हैं आज के शो की। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और निवेशक की जब भी हम बात करते हैं तो उनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की होराइजन्स होती हैं, ड्यूरेशन होती हैं। कोई 3 साल के लिए करना चाहता है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, कोई उससे भी ज़्यादा लंबा, क्योंकि रिटायरमेंट और बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई वाले गोल्स होते हैं। लेकिन आज हम 5 साल के गोल की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इन्वेस्टर एपेटाइट जो है, रिस्क एपेटाइट जो है, उस पर निर्भर करता है कितने पैसे निवेश करना चाहते हैं। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी होती है। लेकिन आइडियली अगर किसी को 5 साल के लिए इक्विटी बाजार में निवेश करना हो, हम केस स्पेसिफिक बातें भी करेंगे श्वेता, लेकिन आइडियली एक थंब रूल के लिहाज से किसी को अगर केवल 5 साल के लिए शेयर बाजार में निवेश करना हो, म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी कर रहे हो, तो किस तरह का फंड मिक्स होना चाहिए, जरा ये बताइएगा। और उसके पीछे आप क्या वजह बताएंगी, रैशनल देंगी? जी कविता जी, क्योंकि आपने एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि 5 साल के लिए कोई निवेश कर रहा है। अगर मैं आज के समय पे देखूं अगले 1-2 साल के लिए, तो 3 तरह की हमें डिसीजन लेनी है। सबसे पहले तो कितना हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैप एलोकेशन, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझ लें कि हमारे लिए क्या एलोकेशन अच्छी है, और उस एलोकेशन को पाने के लिए किस कैटेगरी के फंड्स हमारे लिए अच्छे हैं, क्या फंड्स अच्छे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मार्केट कैप के हिसाब से बताती हूँ। अगर हम इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए, मेरे हिसाब से अगर आपके पास आज के दिन में 50 से 55% लार्ज कैप है और बाकी मिड स्मॉल है, तो ये एक अच्छी एलोकेशन है अगले कुछ सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं सेक्टरल फंड्स अवॉइड करूंगी। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड्स होते हैं उन्हें चुने, क्योंकि सेक्टर फंड में फिर वो एक टाइमिंग का फैक्टर हो जाता है कि आप सही समय पर उसमें निवेश करें, सही समय पे उससे निकल जाएं, जो आमतौर पर लोग नहीं कर पाते। तो एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो जिसमें आप लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए कुछ डिविडेंड यील्ड फंड्स, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स चुन ले, थोड़ा बहुत मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इससे जुड़े 5-6 फंड्स से एक पोर्टफोलियो हम कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने बताया कि किस तरह का मिक्स होना चाहिए। और देखिए, 5 साल का जो नज़रिया होता है, खासतौर से अगर हम इक्विटी की बात करें, तो श्वेता ऐसे क्यों है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं तो जोखिम कम है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं किसी भी इक्विटी फंड में, अक्रॉस मार्केट कैप में बात कर रही हूँ, भले ही आपके पास लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तो जोखिम थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आप कोई स्टॉक ले लेते हैं तो कम से कम निवेश का नज़रिया है स्टॉक में, तो कम से कम 1 साल का तो आपको रखना ही चाहिए। ये किस संदर्भ में कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जोखिम कहाँ कितना है, कहाँ कम है, बताइएगा। कविता जी, मैं कहूंगी कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो एक्चुअली आपका जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि देखें, जब आप स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप कितने ही स्टॉक्स में समझकर उनमें निवेश करें, 5, 10, 15, 25 स्टॉक। लेकिन वही अगर आप एक म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं तो आपके पास करीबन 50 से 60 स्टॉक्स का एलोकेशन आपके पास आ जाता है। दूसरा फायदा हमने देखा है कि फंड मैनेजर उसे काफी एक्टिवली मैनेज करते हैं, जो आप शायद एक स्टॉक पोर्टफोलियो में ना कर पाते हो। तो इसीलिए अगर मैं एक टेक्निकल टर्म में कहूं, तो हमने जो फंड का बीटा देखा गया है, वो आम तौर पर 5 साल के समय के लिए जो निफ्टी 50 हो या काफी तरह के स्टॉक पोर्टफोलियो हो, उनसे कम होता है। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि जोखिम ज्यादा है, लेकिन वो एक्चुअली जोखिम कम है, और वो 10 से 15% कम से कम यू नो एक बेंचमार्क से या एक स्टॉक पोर्टफोलियो से कम होता है। और आप ये भी समझ लें कि आप एक म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते, आप तो 4 या 5 म्यूचुअल फंड कम से कम खरीद रहे हैं। तो वो डाइवर्सिफिकेशन जो आपको मिल जाती है अंडरलाइंग स्टॉक्स की और सेक्टर की, उससे आपका जोखिम एक्चुअली कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है।
और राइट श्वेता, यहाँ पर क्लियरली आपको जो है अपनी आउटलुक को देखना होगा, और जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके आपका जो जोखिम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक स्टॉक में निवेश नहीं करते, आप एक बकेट ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं किसी एक फंड के जरिए। अच्छा, 5 साल के नज़रिए की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो आपने सिलेक्शन बता दिया है, लेकिन इसमें अब हमने बेस तो तैयार कर लिया है, लेकिन थोड़ा तड़का क्या लगाया जा सकता है? तड़के से मेरा मतलब है कि सेक्टोरल या थीमेटिक तड़का दिया जा सकता है। कई बार इस पर हमने बात की है, और ख़ासतौर से इसीलिए भी क्योंकि बहुत सारे सेक्टोरल थीमेटिक फंड हमने लॉन्च होते हुए देखे हैं। हो सकते हैं कि आने वाले समय में हम और भी लॉन्च होता हुआ देखें। लेकिन क्या 5 साल के नज़रिए के लिए आपको इस तरह का तड़का अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? क्या ये आपके जोखिम को बढ़ा देगा, श्वेता? जी, अगर आप उस सेक्टर को नहीं समझते, तो चांसेस है कि वो आपके जोखिम को बढ़ा दें। लेकिन जैसे आज के समय में हम देखें, जो फ़ोकस है गवर्नमेंट का, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुझे एक सेक्टर या एक थीम मैं कहूँगी पकड़ना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी थीम हो जाती है जो बहुत ही ब्रॉड बेस है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो आपके काफ़ी सारे एंसिलरी सेक्टर्स हैं, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। तो आप जिस तड़के की बात कर रही हैं, अगर किसी को वो लेना है अपने पोर्टफोलियो में, और उसी समय पे जोखिम नहीं बढ़ाना, इतना टाइमिंग का फैक्टर नहीं चाहिए, पर वो एक थोड़ा सा तड़का चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैं कहूँगी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो आप देखोगे, उनमें 6-7 सेक्टर का एक्सपोज़र होता है। तो वो एक तरह से एक डाइवर्सिफाइड फंड और एक सेक्टर दोनों का ही आपको तड़का दे देता है। तो वो एक है जहाँ आज के समय में काफ़ी अपॉर्च्युनिटी भी है अगले सालों के लिए, तो वो एक कोई कंसिडर कर सकता है अगर करना चाहे तो। श्वेता, एक और सवाल और उसके बाद हम झटपट एक ब्रेक लेंगे और लौटेंगे और दर्शकों के सवालों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि दर्शक भी बहुत सारे हैं जो लगातार कॉल यहाँ पर कर रहे हैं। तो श्वेता, पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़रूरी है कि आप अलाइन बेस्ड होकर जाएं, क्योंकि भले ही आपने 5 साल का नज़रिया रखा हुआ है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जोखिम कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन पॉकेट्स में हो सकता है। रिकमेंडेशंस भी शायद श्वेता आप देना चाहेंगी इन टर्म्स ऑफ फंड्स जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रख लेने चाहिए। लेकिन 5 साल फिर भी एक लंबा समय होता है, और हमेशा हम कहते हैं कि अपनी एसआईपी को आपको स्टेप अप भी करना चाहिए। जब स्टेप अप करने की बात आती है और 5 साल का नज़रिया है, तो मुझे स्टेप अप किस मार्केट कैप के फंड में करना चाहिए? अक्रॉस मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो भी तरह के फंड्स मैंने शामिल किए हैं, मान लेते हैं किसी ने केवल म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बना रखा है, तो जब निवेश बढ़ाने की बात आती है, तो किस तरह के मार्केट कैप में अपना जो है आपको निवेश बढ़ाना चाहिए? और 5 साल के बीच में मान लीजिए किसी एक कैटेगरी में मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है, जैसे कि हाल ही में सभी के पोर्टफोलियो जो हैं भर रखे होंगे मुनाफे से, अगर खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप आपने भर भर के रखा हुआ है, तो क्या ये भी वक्त हो जाता है कि आप हल्का हो जाएं थोड़ा सा? ज़रा इस संदर्भ में भी बताइएगा। जी, कविता जी, ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है कि अगर मैंने एक 5 साल का पोर्टफोलियो बना दिया, तो क्या मुझे उसे 5 साल बाद ही देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपने हर साल, हम जिसे कहते हैं एक एनुअल रिव्यू अपने पोर्टफोलियो का, वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो जैसे-जैसे मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है आपने अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है। दूसरी बात, कोई होगा आपका फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसे बदलना ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए, ताकि आपने जो 5 साल का अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, आप उसे सफलता से अचीव कर लें। तो एनुअल रीबैलेंस जब आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्या आपके मार्केट कैप को कोई चेंजेस ज़रूरी है? क्या कोई ऐसा फंड है जो अच्छा नहीं कर रहा, उससे हमें बदलना है? या जब हम स्टेप अप कर रहे हैं, उसे हम कहाँ निवेश करें, ये सारी डिसीजंस आपने उस एनुअल रिव्यू में लेनी चाहिए। तो स्टेप अप भी उदाहरण के तौर पर आज आप समझ लें 20% का स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। हो सकता है 2 साल बाद वो शायद 20 नहीं 30 होना चाहिए। तब आप जब स्टेप अप कर रहे हैं, शायद आपको स्मॉल कैप फंड में स्टेप अप करना चाहिए। तो एनुअल रिव्यू बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक और चीज़, आप जी। पोर्टफोलियो कह रहे थे, तो मैं ज़रूर एक पोर्टफोलियो रेकमेंड करूँगी अगर आप 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो कुछ फंड्स जो आप उस पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मैं कहूँगी आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड, आईसीआईसीआई का ही एक फोकस इक्विटी फंड है,
कोटक मल्टी कैप फंड आप ले सकते हैं पोर्टफोलियो के, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 6 फंड के से आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए श्वेता, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया और मेरे ख्याल से इस टॉपिक को लेकर हमारे दर्शकों के ज़रिए भी जो सवाल आते हैं हम एक बार फिर से टच अपॉन करेंगे और भी सीख दर्शकों को देंगे। लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना है और झटपट एक रैपिड फायर राउंड करना है सवालों का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा, उस पर अपने सवाल भेज दीजिए और साथ ही यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए शो का वो पड़ाव जहां पर आप अपने सवाल लाइव हमसे पूछ सकते हैं। श्वेता रजानी हमारे साथ आज हमारी मेहमान हैं जो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। और श्वेता, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। गोकुल सिंह दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोकुल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? जी मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, सब ठीक ठाक आपके परिवार में? जी हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। बताइए सर, आपने अपना जो सवाल भेजा है वहाँ आपने ये पूछा है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में क्या डायरेक्ट निवेश करना चाहिए या आपको किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए खरीदना चाहिए, और साथ ही क्या डीमैट अकाउंट खोला जाता है या खोलना ज़रूरी है या नहीं, है ना? और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कौन सा रिलायबल है, मेरे ख्याल से इस पर भी आपका सवाल है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल इस लिहाज से भी है क्योंकि आपके जैसे ही सवाल अगर बहुत दर्शक पूछना चाह रहे होते और नहीं पूछ पाते तो उनको एक मौका मिल जाएगा अपना जवाब जानने का। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपने अभी तक म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं किया है और इस जानकारी के बाद आप निवेश करेंगे, राइट? जी 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 जी। चलिए, तो पहले इस सवाल का जवाब देते हैं आपको और उसके बाद आपसे पूछते हैं कि निवेश करना है, कितनी अवधि के लिए करना है और किस लक्ष्य के लिए करना है, ताकि आपकी एक बारी में हैंड होल्डिंग हो जाए। बहरहाल श्वेता, मेरे ये फ्रेश इन्वेस्टर हैं, पहली बार म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं शायद शेयर बाजार में। मैं नहीं जानती कि बाजार से परिचित हैं या नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड का रास्ता शायद पहली बार अपना रहे हैं। तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी गोकुल जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं इक्विटी में भी या म्यूचुअल फंड में भी, तो आप एक एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। देखिए, आमतौर पर अगर कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है जो सब कुछ समझते हैं, वो अगर डायरेक्ट जाएं तो समझ आता है। लेकिन आपके केस में एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना या एजेंट के थ्रू जाना फायदेमंद होगा, इस हिसाब से कि वो आपका जोखिम समझ लेंगे। वो हर फंड समझते हैं, तो उनको पता है अगर आज के दिन में इंडस्ट्री में 700 फंड है तो वो 700 में से आपके लिए 8 10 12 फंड कौन से अच्छे हैं, आपको आपके जोखिम को, आपके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उनके पास वो फंड को इवैल्यूएट करने का जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो ज्यादा होगा। उसी तरह से वो, क्योंकि पूरा दिन उनका काम बस वही है म्यूचुअल फंड समझना, कब सही समय है निकल जाना, जो बहुत जरूरी होता है कि कब कोई फंड से आपने निकल जाना चाहिए, वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इसीलिए मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करें। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। एक नॉन डीमैट रूट या फिजिकल रूट से भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे जा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी हो जाता है जब आप शेयर मार्केट में इक्विटी या डायरेक्ट कोई स्टॉक खरीद रहे हैं। और उसके लिए हाँ, काफी आमतौर पर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास ग्रो है, पेटीएम मनी है, जीरोदा है, इनके थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज सेबी काफी रेगुलेट करती हैं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म जहां आपको कंफर्टेबल लगे उनका यूजेज आप यूज कर सकते हैं। या आप चाहें, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो वो उसी बैंक में भी आप एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जरूरी है शेयर्स खरीदने के लिए। म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट जरूरी नहीं है।
राइट गोकुल जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको दे दिए गए हैं और अब अगर आपको निवेश की रणनीति अपनानी है तो अपना सवाल थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ कि कितना निवेश करना है, कितने साल तक करना है, किस लक्ष्य के लिए करना है, कुछ डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि आपको हम एक रोड मैप और एक स्ट्रैटेजी हमारे गेस्ट के ज़रिए, हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए रिकमेंड कर पाएँ। मेरे साथ राजेश झा फ़ोन लाइन पर हैं। झा साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? जी नमस्कार मैम, बढ़िया मैम। सर आपने 10 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। मैं नाम नहीं कॉल आउट करूंगी बिकॉज वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। श्वेता जो हमारी गेस्ट है उनके पास डिटेल्स भी हैं। सर 27,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीना। मुझे अब बस इतना बताइए कितने साल तक करना चाहते हैं और क्या कोई लक्ष्य बंधा है इस निवेश के साथ? जी मैम, 10 साल के लिए 10 साल में मुझे एक सीआर चाहिए था। बाकी अगले 10 साल नेक्स्ट 10 ईयर में सर ढाई सीआर का टारगेट है। तो ये अचीव मैं स्टेप अप भी लगा रखा हूँ 1250 रुपया पर 6 मंथ, और उसको और बढ़ाऊंगा। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बताते हैं कि आपको अब यहाँ पर क्या बदलाव करने चाहिए। श्वेता, स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, स्मॉल और मिड कैप को लेके थोड़ा सा इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो। बताइएगा क्या करें? जी कविता जी, राजेश जी, आपका लक्ष्य तो आप अचीव कर लेंगे क्योंकि आप स्टेप अप भी कर रहे हैं। तो उस पे मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगी, वो आप कंटिन्यू करें। फंड्स पे आते हैं, जैसे कविता जी कह रही थी, बहुत सारा स्मॉल और मिड कैप है आपके पोर्टफोलियो में। और कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा जैसे एएमसी लेवल या फंड हाउस लेवल कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी थोड़ी ज्यादा है। तो बस वही थोड़ी करेक्ट करनी है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आपके जो 2 स्मॉल कैप फंड हैं, एक एसबीआई का स्मॉल कैप, एक एक्सिस का स्मॉल कैप और एक हाइब्रिड फंड है। ये 3 फंड आप एसआईपी रोक लें और जो इसमें कुछ लमसम अमाउंट है इसे आप रिडीम कर लें। हाइब्रिड फंड की भी जरूरत नहीं है आपके लिए, बिकॉज आई एम श्योर आपके पास कहीं ना कहीं एक डेट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो है। इनके जगह पे आपके पास लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है इस समय पे। तो इसीलिए मैं आपको एक सलाह दूंगी, एक आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड है, ये पोर्टफोलियो में आप जोड़ दें तो आपका एक बैलेंस आउट हो जाएगा लार्ज मिड स्मॉल का एक्सपोजर। ये बदलाव आपको जो है कर लेने चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए और अपने रिस्क को भी कम कीजिए पोर्टफोलियो में। अविचल दास जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल मेरे पास है। और 20 से 25 साल में आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए, घर भी खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी का भी आपका लक्ष्य है। फिलहाल आप निवेश कर रहे हैं लगभग 7,500 का एसआईपी के जरिए। 6 महीने से ही आपने शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की। तो डिटेल्स के लिहाज से मेरे पास सब कुछ है। क्या इसमें आपको कुछ और ऐड करना है? क्योंकि निवेश तो बढ़ाना होगा, ये बात से शायद आप परिचित होंगे, आप वाकिफ होंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कितना निवेश बढ़ाने की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा कोई और डिटेल जो आपको ऐड करनी है अपने सवाल में? जी मैम, मैं लमसम भी करना चाहता हूँ 50,000। 50,000 लमसम कितने सालों के लिए? ये भी 20 से 25 सालों के लिए होगा? हाँ जी हाँ, ये भी 10 से 15 साल। चलिए, ऑलराइट, ठीक है। तो श्वेता, और 50,000 ऐड करना है इनको, बताइएगा। 5 CR 20 से 25 साल में। जी अविचल जी, हाँ, आज अगर आप ये 50,000 लमसम भी कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। 5 करोड़ की जगह आप मेरे हिसाब से कहीं 2 करोड़ पे पहुंचेंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप कम से कम एक 10% की स्टेप अप करें अपनी एसआईपी के लिए। अगर 15% कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 10 तो बहुत जरूरी है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। फंड्स पे मैं आती हूँ। आपके फंड्स मैं कहूंगी काफी हद तक सारे फंड्स अच्छे हैं। बस आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, आप उसे लिमिट कर सकते हैं एक स्मॉल कैप फंड पे। तो एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है उसके जगह पे आप एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऐड कर लें। तो एसबीआई स्मॉल कैप से निकल के कॉन्ट्रा फंड में चले जाएं। और क्योंकि आप एक 50,000 की लमसम की भी बात कर रहे हैं, तो एक कैनरा रुपैको का मल्टी कैप फंड है, वहां पर आप ये 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरी सलाह है आपके लिए। ऑलराइट, नंदन प्रसाद, आखिरी सवाल हमारे शो का, और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रखा है, एसआईपी करते हैं 10,000 की। आईसीआईसीआई का मल्टी कैप भी इनके पास है, उसमें भी 10,000। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 5,000, कुल 25,000 रुपये की एसआईपी हर महीने हो रही है लगभग 7 महीने से। रिटायर होने में 11 साल का समय है और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और ज़्यादा वॉल्टिलिटी इनको पसंद नहीं है। और 1 करोड़ 11 साल में इनको जमा करने हैं कंजर्वेटिव तरीके से। और स्मॉल या मिड कैप फंड नहीं जोड़ना चाहते हैं, शायद उससे जुड़े रिस्क को जानते हैं।
बताइएगा अब ये कैसे बिना ज़्यादा जोखिम उठाए 1 करोड़ रुपए 11 साल में जो है अचीव कर सकते हैं। अच्छी बात इनके सवाल में मुझे ये लगी कि इन्हें बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये रिस्क एवर्स है, इन्हें जोखिम नहीं लेना पसंद है और इसीलिए भी मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बैफ इन्होंने रखा है अपने पोर्टफोलियो में। बताइएगा श्वेता। जी नंदन जी, आपके पोर्टफोलियो के लिए देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक चीज तो आपने करनी होगी कि एसआईपी पे 10% का स्टेप अप करना होगा हर साल। तब आप आसानी से 1 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा जोखिम भी नहीं ले रहे हैं, हम स्मॉल कैप नहीं ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो एसआईपी का एक स्टेप अप जरूरी है। दूसरा, आप हाइब्रिड फंड एक्चुअली पोर्टफोलियो में अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास डेट होगा किसी फॉर्म में, तो इक्विटी के लिए हाइब्रिड से बेटर है कि आप एक प्योर इक्विटी फंड, चाहे तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप आप ले सकते हैं। आप मिड स्मॉल नहीं चाहते, हालांकि मेरी राय ये है कि अगर आप 11 साल का समय देख रहे हैं, थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर आप जरूर ले सकते हैं, वो जोखिम नहीं बढ़ाता है पोर्टफोलियो में इतने लंबे समय के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की सलाह दे रही हूँ। आप आईसीआईसीआई प्रू का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये कुछ फंड्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं हाइब्रिड फंड हटाने की जगह। बस 3 ही फंड है, मैं कहूंगी कम से कम 5 से 6 फंड आप ले लें पोर्टफोलियो में, सो दैट आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। वो भी एक तरीका होता है जोखिम कम करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर अपनी रणनीति में थोड़ी सी तब्दीली आपको करनी होगी और निवेश को साफ तौर से बढ़ाना होगा। नंदन, आपको ये सलाह दी जा रही है और इसी के साथ फिलहाल श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया है। लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बाजार की इस तरह की चाल में अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा है और अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं मुनाफा होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या उस मुनाफे को बांध लेना चाहिए? जो ट्रेंड है बाजार का वो आपके लिए कितना बढ़िया है? बहुत ही खास चर्चा हमने की है पीपीएफएस के सीईओ राजीव ठक्कर के साथ। इस पूरी चर्चा के कुछ अंश आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि पूरी चर्चा अगर आपको देखनी है तो शनिवार और रविवार को शाम को 6:30 बजे देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अहम बातें क्या निकल के आई है इस पूरी चर्चा में, ब्रेक के बाद देखिए इसके अंश।